बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंटरनल एनर्जी। अब अगर आपको इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अगर आपको हीट का कॉन्सेप्ट पता है, वर्क का कॉन्सेप्ट पता है, तो जो इससे नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो इंशाल्लाह हलवा हो जाएगा आपके लिए। तो देखते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये एक सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है। अब सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। सिस्टम क्या है, ये एक कंटेनर है या एक वेसल है और उसमें हमने क्या किया हुआ है, गैस को इनक्लोज किया हुआ है और ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये पूरा मिला के क्या बना रहा है, ये एक सिस्टम है। मैं कहूँगा ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है। अब सराउंडिंग क्या है, इसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, इसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो हमारी सारी वो बाहर की जो इसकी चीज़ें हैं वो सारी क्या आती हैं, वो सराउंडिंग में आती हैं। ये तो सिस्टम हो गया, सिस्टम के बाहर जितनी चीज़ें हैं वो सारी क्या होती हैं, वो सराउंडिंग में आती हैं। अब हमारे पास अगर ये सिस्टम है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, ऐसे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। अब रैंडम मोशन कर रहे होते हैं तो हम पढ़ क्या रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की अंदर की एनर्जी होती है, मतलब सिस्टम के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अब इन मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है। यानी कि इसमें हम किस पे बात करते हैं, हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जीज, मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जीज, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जीज की हम बात करते हैं, वो क्या होती हैं, वो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। अब कौन कौन सी वो हो सकती हैं, हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी में क्या क्या चीज़ आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है भाई, वो चीज़ देखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है और ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास ट्रांसलेशनल है काइनेटिक एनर्जी है। इसके पास कौन सी एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जीज की मैं बात कर रहा हूँ और वही इसकी इंटरनल एनर्जी है। अच्छा, उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी हो सकती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है कि अगर कोई हमारे पास डायटोमिक गैस का ये मॉलिक्यूल है और ये क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है तो ये कौन सी इसके पास एनर्जी है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इसके बाद आती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट होती है हाई टेम्परेचर पर जाकर, यानी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम कब डील करते हैं, ये कब सिग्निफिकेंट होती है, ये हाई टेम्परेचर पर जाकर सिग्निफिकेंट होती है, हाई टेम्परेचर पे जाकर। ओके हो गया। लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो हम सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ही इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके हो गया कि मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है, वो चीज़ देखते हैं। हम कहते हैं कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, यानी इनमें क्या पाई जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इस टाइम मॉलिक्यूल्स के पास कौन कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है उसी को हम क्या कहते हैं, ये इसकी इंटरनल एनर्जी है। ये क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी है। तो द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, जिसमें कौन कौन सी आती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी प्लस एंड पोटेंशियल एनर्जी।
ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज इंटरनल एनर्जी। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। गैस मॉलिक्यूल्स है हमारे पास रैंडमली ऐसे मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी, जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, उनका जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी? इन मॉलिक्यूल्स की, इस पूरे सिस्टम की, इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ये इसकी इंटरनल एनर्जी है। ओके हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर एन आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस में हम क्या बात करते हैं कि जो हमारे पास ये सारा सिस्टम है, कंटेनर है, ये क्या है? ये रेस्ट पर है और प्लस नो फील्ड। मान लो इस पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है वो एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, रेस्ट पर है। और एक और चीज़ में, एक और कॉन्सेप्ट अगर हम याद रखें कि अगर ये फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा कंटेनर मूव कर रहा होता, अगर ये पूरा का पूरा कंटेनर मूव कर रहा होता, अभी तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहे थे? रेस्ट पे जाता। अगर ये फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा कंटेनर मूव कर रहा होता तो तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती, लेकिन वो पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती, वो मॉलिक्यूलर लेवल की काइनेटिक एनर्जी ना होती। और ज़ाहिर है फिर ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रही है, अगर किसी हाइट पर मूव कर रहा तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती। ठीक है, तो तब उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती? तब उसकी टोटल एनर्जी होती कितनी? काइनेटिक एनर्जी कौन सी? पूरी बॉडी की, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी? पूरी बॉडी की, प्लस इंटरनल एनर्जी। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर। अब ये इसकी क्या होती? टोटल एनर्जी होती, अगर ये किसी हाइट पर होता और हम इसको मूव करा रहे होते। लेकिन अब क्या है? ये रेस्ट पर है। अब जब रेस्ट पर है तो तब इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, जो टोटल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, तब क्या होगी? ये टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। मतलब मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो। मान लें कि इसकी कोई ग्रेविटेशन फील्ड अभी एक्टिंग कर रही, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तब टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हम जो ये पूरे सिस्टम्स की बात करते हैं, हम तब बात करते हैं जब ये रेस्ट पे हैं, ये मूव नहीं कर रहे, तो हम बात करते हैं कि टोटल एनर्जी इसकी सारी की सारी क्या होगी? वो इसकी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। ओके, तो फॉर एन आइडियल गैस मैं कहता हूँ कि कोई भी सिस्टम है वो रेस्ट पर है और उस पर कोई फील्ड एक्ट नहीं कर रही, मतलब कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और ये हमारे पास क्या है? वही सिस्टम है जिसमें क्या है? ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है वो सारी की सारी कौन सी है? वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? अब जब भी हम आइडियल गैस की बात है तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ के आ चुके हैं। जब भी हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स तब एक्सर्ट करेंगे जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे या विद द वॉल्स ऑफ द वेसल कोलाइड करेंगे, तब वो एक दूसरे पे, तब वो क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। लेकिन अगर टकरा नहीं रहे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वगैरह कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो ज़ीरो होगी। वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। यहाँ पे तो हम रियल गैस की बात कर रहे थे, उसमें हमने कहा दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो अट्रैक्शन की फोर्स होती है। लेकिन जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो हो जाती है। और जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी वो हम किसके इक्वल लेते हैं? वो हम कहते हैं वो इसकी ट्रांसलेशनल है। किसके इक्वल है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, यानी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एवरेज ट्रांसलेशनल। ये भी एक चीज़ याद रखनी है कि हम किसके इक्वल लेते हैं? यहाँ मैं छोटा सा मैं लिख रहा हूँ AVG, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल लेते हैं। डन हो गया यहाँ तक? ओके हो गया। अब आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है?
टेम्परेचर होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है, यानी कि जब भी हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल आई डॉट ई, इंटरनल एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के, यानी जितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी उतना टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस की हम जब बात कर रहे हैं, तो अभी तक हमने फॉर एन आइडियल गैस के लिए क्या बात की कि सिस्टम रेस्ट पे है, इस पर कोई फील्ड एक्ट नहीं कर रही, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो जीरो है क्योंकि एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे। तो फिर कौन सी एनर्जी है, सिर्फ इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास होती है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इज इक्वल टू होती है किसके, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के, और जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है वही हमारे पास क्या है, टेम्परेचर को हम उसी से डिफाइन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके हो गया। तो ये थे हमारे पास इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी को हम इंक्रीज कैसे करते हैं, हाउ वी कैन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। मान लें हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरह ये जो रैंडम से ऐसे मोशन कर रहे हैं ये क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगी तो हम कहते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब भी हम हीट करेंगे मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके हो गया। तो यानी कि किसी सिस्टम को हम हीट करके उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम किस तरह मैकेनिकल वर्क करके भी हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हाथों को ऐसे रब करता हूँ, जब हाथों को रब करता हूँ तो हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब है उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, इसका मतलब है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सिस्टम की क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो हाथों को रब करके भी मैं इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ। कोई भी दो सर्फेसिस हैं, कोई भी दो बॉडीज़ लें, उनको ऐसे ऐसे रब करें तो फिर भी हम उनकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हम किसी चीज़ को कंप्रेस करके, जब से कंप्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। और किसी चीज़ को डीफॉर्म करके हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। डीफॉर्म मतलब क्या, एक वो सरिया, ठीक है, लोहा कोई भी आयरन लें, उसको ऐसे ऐसे डीफॉर्म करें तो जहाँ से डीफॉर्म हो रही होगी वहाँ से वो हॉट, थोड़ा सा हॉट हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं कि वहाँ पर उसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं कि जिससे हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। इसमें स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। अब हम कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, वो एक स्टेट फंक्शन है। वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है, ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम कहते हैं स्टेट फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं कि अगर हम कह रहे हो इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। यानी कि स्टेट फंक्शन ऐसे जैसे फंक्शन कहते हैं कि जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। और सेकंड क्या है, डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यानी स्टेट फंक्शन क्या होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो के, मतलब पाथ को कौन सा हम पाथ फॉलो कर रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम भी डिपेंड करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एक उसे ग्राफ दिया हुआ है
और ग्राफ किस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पर उसने लिया प्रेशर और यहाँ पर उसने लिया वॉल्यूम। कहता है कि एक सिस्टम है कि जिसकी ये क्या है, ये इनिशियल स्टेट है जिसको उसने नाम ए का दिया हुआ, और ये क्या है, ये उसकी फाइनल स्टेट है जिसको उसने नाम बी का दिया हुआ है। अब हम कहते हैं कि ये जो इसकी इनिशियल स्टेट है, ये जो इसकी इनिशियल स्टेट है, यहाँ पर उसका जो प्रेशर है वो पी ए है, वॉल्यूम जो है वो प्रेशर पी ए है, वॉल्यूम वी ए है और टेम्परेचर टी ए है। ये उसकी इनिशियल स्टेट है। और कोई भी प्रोसेस करके हमने क्या किया, उसकी जो फाइनल स्टेट बनाई, ये उसकी क्या है, फाइनल स्टेट है, जहाँ पर वॉल्यूम क्या है, वी बी है, प्रेशर क्या है, पी बी है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वी बी है, प्रेशर है पी बी है और टेम्परेचर है टी बी है। ठीक है, गौर से अभी सुनना है जो अभी मैं बात करने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल कोई भी सिस्टम है, उसको इनिशियल स्टेट, उसके इनिशियल स्टेट पे जो प्रेशर था वो पी ए था, वॉल्यूम था वो वी ए था, टेम्परेचर था वो टी ए था, और फाइनल स्टेट पे क्या हुआ, उसका प्रेशर पी बी हो गया, वॉल्यूम वी बी हो गया, टेम्परेचर टी बी हो गया। अब कैसे ये चेंज हुआ है, कैसे किस प्रोसेस के तहत चेंज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इनिशियल से फाइनल स्टेट पे ये गया है C1 के थ्रू, या हमारे पास C2 के थ्रू गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गौर से सुने, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यहाँ पर और है, यहाँ पर और है। यहाँ पर जो है वो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर कम है, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है किस पाथ को फॉलो करके ये इंक्रीज़ हुए हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं है। हमें फ़र्क है तो हमें सर जस्ट एक चीज़ को जानना है कि इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, और भाई सारे वो प्रोसेस होने के बाद इसकी फाइनल स्टेट क्या है, बस मुझे इसका पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से कहते हैं कि हम जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है, और हम C1 पाथ को फॉलो करते हुए हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हुई हैं, या C2 के पाथ को फॉलो करते हुए हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हुई है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। हमें फ़र्क सिर्फ किस चीज़ से है, ये इनिशियल स्टेट है इसकी, ये फाइनल स्टेट है इसकी, बस इतना हमें बताना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास जो ऐसे फंक्शन जो होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये स्टेट फंक्शंस हैं, और जो पाथ पे फॉलोड नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है, और डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। किस पाथ से जा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके हो गया। अब उसके बाद याद रखें कि जो वर्क है ना, वर्क एंड जो हीट है, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है। अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है वर्क और हीट स्टेट फंक्शन नहीं है। वर्क और हीट क्या है, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। वर्क और हीट ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेट फंक्शन नहीं है। और याद रखें कि अगर हम क्लोज्ड पाथ ले रहे हैं तो क्लोज्ड पाथ में जो वर्क है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं आता। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि क्लोज्ड पाथ में जो वर्क होता है वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें बस याद रख लें कि हम जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो फाइंड नहीं कर सकते। हम अगर फाइंड कर सकते हैं तो हम जस्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। मतलब एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिस्टम है, गैसियस सिस्टम है, मुझे नहीं पता इसकी एनर्जी कितनी है, लेकिन जब मैं इसको हीट दूंगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो जितनी वो इंक्रीज़ हुई है, जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है वो तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन टोटल इंटरनल एनर्जी हम फाइंड नहीं कर सकते। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड करते हैं, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितना आया है हम वो फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंटरनल एनर्जी। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।